Assalamualaikum everybody, this is me Aliza Fatima, and today we'll be starting off with mechanism of breathing, and inshallah I'll try ke by the end of the next week I'll complete this playlist, and hopefully after that we'll be starting off with a new chapter or a new subject, because I am planning to introduce physics and chemistry soon. So just stay tuned and bear with me, because मैं एक ही इंसान हूँ जो सारा कुछ संभाल रही होती हूँ. So yeah, तो आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग. मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में हम लोग सीधे सीधे अल्फाज में उर्दू में बात करते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है. जब हम सांस अंदर लेते हैं और फिर हम सांस बाहर लेते हैं, तो इसको ना हम ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है. और इसके मैकेनिज़्म को भी हमने स्टडी करना है. तो बायोलॉजिकली हम लोगों को जो टर्म्स यूज़ होती हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं, उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं. Taking in of air is known as inspiration, and expelling that air outside the body is known as expiration. और ये किस तरह होता है? सक्शन पंप मैकेनिज्म की तरह. You should know कि ये एक MCQ की तरह भी आ सकता है कि the process of inspiration and expiration are similar to which mechanism, ठीक है. तो this is an important MCQ, just note it down or highlight it somewhere. फिर नेक्स्ट है कि लंग्स की जो होती है एक स्पॉन्जी अपीयरेंस होती है. लंग्स जो है ना वो पूरे एक, जिस तरह आप बकरा ईद पे कुर्बानी होती है वो गोश्त वगैरह पड़े हुए होते हैं, उस तरह के गोश्त के सॉलिड टुकड़े वगैरह नहीं होते. लंग्स जो होते हैं ना वो उनकी अपीयरेंस इस तरह की कुछ होती है, और उनके अंदर इस तरह सुराख होते हैं, ठीक है. तो ये सुराख जो होता है ना, ये पोरस इसकी जो अपीयरेंस होती है, इससे ना ये स्पॉन्जी लुक देता है कि ये स्पॉन्ज की तरह होता है. आप अगर किसी का लंग निकालें भी ना, तो आप उसको आपके घर में जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता है ना, येलो कलर का, जिससे आपके आंटी काम वाली बर्तन धोती हैं, वो वाला भी ना इसी तरह स्क्वीज़ हो सकता है जिस तरह हमारे लंग स्क्वीज़ होते हैं, ठीक है. फिर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स जो है वो किस तरह होती है? कोई खुद ब खुद तो नहीं होती, या जादू वगैरह तो नहीं होता. उसमें ये होता है कि हमारी रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स जो हैं वो हमारी और उनके बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को. और इसके नीचे एक इलास्टिक सा आपका बैंड सा होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं, वो भी हेल्प करता है, ठीक है. और लंग्स जो होते हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, पुरानी अपनी अपीयरेंस गेन कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था कि स्पॉन्ज को आप स्क्वीज़ करते हैं तो स्पॉन्ज वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना, उस तरह लंग्स भी वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होती है. और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा होता है? बोथ द डायफ्राम एंड रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स. अब ये जो है ये इंस्पिरेशन की डायग्राम है और ये एक्सपिरेशन की डायग्राम है, ठीक है. और इंस्पिरेशन में हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, और एक्सपिरेशन में सांस बाहर लेते हैं. अब उसने बाकी एरोस को जो है ना वो मैं नीचे टेबल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. और ये मैंने जो इंटरकॉस्टल मसल्स और रिब्स है ना, ये पूरे इस तरह ऊपर आते हैं, लेकिन फिर वो आपको लंग्स की प्रॉपर डायग्राम ना नज़र आती, इसलिए मैंने इसके ऊपर साइड पर बस लेबल किए हुए, ठीक है. अब हमारे पास ये टेबल आ जाता है. इंस्पिरेशन जो होता है दैट्स एन एक्टिव प्रोसेस, और एक्सपिरेशन जो होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है. क्योंकि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हम लोगों को एक एक्टिवली फोर्स लगानी पड़ती है, एंड देन सांस बाहर लगने के लिए वो सारी फोर्स हटती है, और वो सारी हमारे लंग्स अपनी वापस जगह पे आ जाते हैं, डायफ्राम जगह पे आ जाता है, रिब्स जगह पे आ जाता है. तो वो जो होता है वो एक पुराने वाले एक्शन की फोर्स का रीबाउंड इफेक्ट है, ठीक है. फिर नेक्स्ट वी हैव इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स में हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं. ये मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ, ठीक है. इसमें इस साइड पर हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, और ये जो है ये हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है. अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारे एयर अंदर आती है और बाहर आती है. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं व्हेन वी आर इंस्पायरिंग, और इंटरनल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है. और एक्सटर्नल एक्सपिरेशन के केस में इसका उल्टा होता है. तो अगर आप इनको याद कर लें तो आप इसका उल्टा जो है ना वो एक्सपिरेशन पे अप्लाई कर सकते हैं.
साथ। अब आपने पता है क्या करना है। अब आप जब ये प्रोसेस कर रहे हो ना, एंड इफ़ यू आर सॉल्विंग द MCQs, तो आप अपने जहन में जस्ट इमेजिन योर सेल्फ ब्रीदिंग, या आप अपने चेस्ट पे हाथ रखें एंड जस्ट फील के कौन सी चीज़ कहाँ मूव कर रही है। तो अब रिब केज में अपने चेस्ट पे हाथ रखती हूँ एंड रिब केज को मूव करते हैं। हम अपनी सांस अंदर लेके जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रिब केज जो है वो हमारा फॉरवर्ड मूव करता है, या इसको हम आउटवर्ड भी कह सकते हैं कि इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये आपने अपनी सिंपल एक डेली ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ को देख लिया। देन जब हम एक्सपायर करते हैं, हम सांस बाहर निकालते हैं, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है और इनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अप वी हैव द स्टर्नम पोजीशन। स्टर्नम पोजीशन जो है, स्टर्नम क्या होती है? स्टर्नम हम आपको इस डायग्राम में दिखाते हैं। ये हमारी रिब्स है, ठीक है, और रिब्स जो है ना वो बीच में एक इस बोन के साथ अटैच होती हैं, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम भी रिब्स वाली ही मोशन करेगी, क्योंकि वो रिब्स उसी के साथ अटैच हैं। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि स्टर्नम जो है पुश अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपके पीछे रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी की ऑपोजिट साइड पर इंस्पिरेशन में स्टर्नम मूव कर रही है, या फॉरवर्ड या आउटवर्ड मूव कर रही है, और दूसरी एक्सपिरेशन में इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। देन वी हैव द डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पास ये बैंड होता है, इट्स एन इलास्टिक बैंड जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम होता क्या है आपका। आप अपने बैठे हुए हो, ठीक है, नॉर्मली, और यू फोल्ड योर हैंड्स। तो जिस पोजीशन पे योर हैंड्स फोल्ड और वो स्टे करते हैं, उस पोजीशन पे आपका डायफ्राम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक जनरल सी बात बताई कि आपकी बॉडी में डायफ्राम आपकी कहाँ प्रेजेंट होता है। तो डायफ्राम भी हवा को अंदर आने और बाहर जाने में हेल्प करता है। जब हमारी, अब आप फिर से अपनी ना चेस्ट पे हाथ रखें एंड जस्ट ब्रीथ इन। तो इंस्पिरेशन कर रहे हैं आप, इंस्पिरेशन करने के वक्त आपकी क्या हो रहा है, ये सारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और इनको ऊपर की तरफ, रिब्स वगैरह को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा जगह चाहिए होगी। लंग्स एक्सपैंड होते हैं, तो लंग्स को एक्सपैंड होने की वजह से ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो जब ज़्यादा जगह चाहिए होती है तो वो डायफ्राम को कहते हैं चलो भाई नीचे हो जाओ, हमें ज़्यादा जगह चाहिए, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, एंड यूर इलास्टिक, सो यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, और आपके पास जगह भी है। तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है एंड इट बिकम्स लेस डोम। नॉर्मली डायफ्राम हमारा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक्सपायर करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, बिकॉज इट्स इलास्टिक इन नेचर, और वो लेस डोम हो जाता है। तो आपने MCQs में देखना है कि कभी कभार जब हम लोग रिलैक्सेशन में वो मोर डोम हो जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, और वैसे लेस डोम होता है। अब आपने देखना है कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो आपको MCQs आएंगे, या तो वो डोम शेप के ऊपर पूछेगा, या कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पे पूछेगा। तो यू गाइस जस्ट नीड टू कीप एन आई आउट, और इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोरैसिक कैविटी मैंने पीछे भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी का यहाँ पे आप हाथ फोल्ड करते हैं, ठीक है। इससे ऊपर वाला रीजन इज़ नोन एज अ थोरैसिक कैविटी, इससे नीचे वाला रीजन इज़ नोन एज अ एब्डोमिनल कैविटी। अब जब लंग्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जब हम हवा अंदर डाल रहे हैं, तो थोरैसिक कैविटी का भी साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए। और जब लंग्स से हवा निकल रही है, लंग्स छोटे हो रहे हैं, तो थोरैसिक कैविटी का साइज़ भी डिक्रीज़ होना चाहिए। अब प्लूरल कैविटी क्या होता है? लंग्स जो होते हैं, ये हमारे लंग्स आ गए, ठीक है। लंग्स के इर्द गिर्द होती है हमारे पास एक प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन में होता है प्लूरल फ्लूइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि अगर आपको कहीं गिर जाओ, खुदा ना खास्ता कोई चोट लग जाए, तो आपके जो लंग्स हैं उन पर डायरेक्ट शॉक नहीं लगता। ये जो होते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, एंड दे एब्जॉर्ब द शॉक। तो ये आपके लंग्स के इर्द गिर्द एक प्लूरल कैविटी होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, और ये शॉक एब्जॉर्ब करता है आपके लंग्स को
प्रोटेक्ट करता है। तो जब ये लंग्स के इर्द गिर्द होता है तो ये लंग्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करेगा। तो जब लंग्स इनलार्ज करेंगे इंस्पिरेशन की केस में तो ये भी इनलार्ज करेगा, और एक्सपिरेशन की केस में जब लंग्स रिड्यूस होंगे तो ये भी रिड्यूस होगा। फिर प्रेशर ऑन लंग्स जो है वो डिक्रीज़ होता है इंस्पिरेशन के केस में, क्योंकि हम लोगों के लंग्स में ज़्यादा हवा बन जाती है, और जब एयर आउटसाइड एक्सपेल होती है तो प्रेशर ऑन लंग्स जो है वो डिक्रीज़ होता है इंस्पिरेशन की केस में, और प्रेशर ऑन लंग्स जो है वो इंक्रीज़ होता है एक्सपिरेशन के केस में। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई हुई है। ठीक, और उसके बाद अब आपको मैंने ना ये नोट्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किए हैं, तो आप प्लीज़ ये ना गलती थोड़ी सी हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि अब वो मैं बार बार डिलीट करके तो नहीं कर सकती, और मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। एयर मूवमेंट क्या होती है? एयर मूवमेंट हमारी जब इंस्पिरेशन होती है तो एयर मूव्स इन, एक्सपिरेशन में एयर मूव्स आउट। लंग्स जो हैं वो डायलेट और एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड। और अब मैंने इंस्टाग्राम पे इन सारी वीडियोस के नोट्स अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, तो मेक श्योर यू गो टू इंस्टाग्राम एंड follow me over there as well. Hope you have a nice day. This is me, Eliza, signing off. Allah Hafiz.